नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों, पिछली जो कक्षा थी उसमें जो है हमने हिंदी व्याकरण की जो है संपूर्ण विषय सूची बता दिया था। तो आज उसी का टॉपिक नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। टॉपिक नंबर 1 हमारा क्या है? टॉपिक नंबर 1 हमारा है ये, ठीक है। हिंदी व्याकरण में क्या है? हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी वर्णमाला, ध्वनि, विराम चिन्ह और शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दबा दीजिएगा, ठीक है। चैनल का नाम है एजुकेशन विथ जयसिप, ठीक है। आज का ये डेट है 21/4/2025। तो 21/4/2025 का ये वीडियो आप लोगों को शाम के 7 बजे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो शाम के 7 बजे आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि वर्ण क्या होता है, ठीक है। वर्ण वर्ण मतलब जो होता है, वर्ण मतलब वर्ण जो है हिंदी भाषा का सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को, यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, उ, क, ख आदि इस तरीके का जो वर्ड होता है उसको वर्ण कहते हैं, ठीक है। यह जो है हिंदी का सबसे छोटा इकाई होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार से जिनका विनाश न हो वे अक्षर कहते हैं, वे अक्षर हैं, ठीक है। जिसका विनाश न हो वो अक्षर कहलाते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे वर्णमाला की कि वर्णमाला क्या होता है। चलिए बात करते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या है? वर्णों के यानी कि ऊपर वाले के जो ये है, ये उसके समूह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी जो वर्णमाला है इसमें कुल जो है 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो वर्ण के जो है वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। पहला यह है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो इसके बारे में हम अब जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद की बात करते हैं। तो ये रहा हमारे बाद की बात। स्वर वर्ण क्या है? ये देखिए कि स्वर वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, किसको? उन वर्णों को कहते हैं जिसका यानी कि जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होती है, ठीक है। बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उसे जो है स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितना है? हिंदी में स्वर वर्ण की जो संख्या है वह 11 है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलेंगे तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। उसके बाद ये सारा जो है स्वर वर्ण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलमान। कलमान क्या है? कलमान एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो कलमान एक वैज्ञानिक थे, तो इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा? कलमान के अनुसार कहे गए हैं कि कलमान के अनुसार स्वर के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। यानी कि कलमान साहब ने कहा गया है कि स्वर वर्ण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला पहला जो है हर्षव स्वर, उसके बाद दूसरा जो है दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो पहला ये है हर्ष स्वर। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि हर्ष स्वर क्या होता है, ठीक है। तो हर्ष स्वर के बारे में जानते हैं कि हर्ष स्वर जो है होता क्या है। चलिए हम हर्ष स्वर के बारे में बात करते हैं। हर्ष स्वर उच्चारण के कालमान, यानी उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं, ठीक है। उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी कि उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं
जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप देख लीजिए, जैसे क्या, जैसे में अ, इसमें कोई मात्रा नहीं, केवल और केवल एक मात्रा है। ठीक है, अ। ठीक, उसके बाद है ई, उसके बाद है उ, ये क्या है, ये मात्रा है, केवल और केवल एक मात्रा है, तो ये क्या हो गया, हर्ष स्वर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहा। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा दीर्घ स्वर। जिस स्वर की जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में चलिए, इसमें जो क्या है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं, ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे में चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, आ, ये अ है और एक आकार है, तो इसमें हो गया दो स्वर, यानी कि यह हो गया, इसमें जो है दो मात्राएं लगी, तो यह हो गया दीर्घ स्वर। ई, इसमें एक ई हो गया और ऊपर रेफ, इस प्रकार से इसमें भी दो मात्राएं लग चुकी है। और यहाँ पे ऊ में भी ऊ हो गया और एक ऊ हो गया। ठीक है, तो इसमें भी दो मात्राएं लग चुका है, तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से अब अगला टॉपिक हमारा ये है कि मतलब जाति के अनुसार क्या है, जाति के अनुसार स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, जाति के अनुसार स्वर के यानी स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला जो होता है हमारा सजातीय स्वर्ण, सजातीय स्वर वर्ण, यानी इसको सजातीय स्वर वर्ण भी कहते हैं या सवर्ण वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हो गया विजातीय स्वर वर्ण, और इसमें जो है इसी को उपनाम है अस्वर्ण स्वर वर्ण। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कोई एक ही नाम को याद रखेंगे, चाहे दोनों रखेंगे तो और फायदे की बात है। तो चलिए हम यहाँ पे एक लिखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है, चलिए स्वर वर्ण, सवर्ण वर्ण क्या होता है, समान स्थान, क्या है, समान यानी कि एक स्थान, समान स्थान और प्रयत्न से, समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय या स्वर्ण कहते हैं। ठीक है, समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय या सवर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे के तौर पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल को लेकर के, तो जैसे इसमें अ आ, ये दोनों एक ही साथ आता है और एक ही साथ प्रयत्न किया जाता है, अ आ। ठीक है, इसी प्रकार से ई, ये दोनों एक ही साथ आता है और एक ही साथ प्रयुक्त होता है, एग्जाम्पल है ई। उसी प्रकार से ऊ, ये भी एक साथ ही आता है और प्रयत्न होता है। इसी प्रकार से एक हम आपको बता देंगे कि ए आय, ये दोनों भी एक ही प्रकार से आता है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जो भी आता है वो सारा जो है सवर्ण वर्ण हो जाएगा या सजातीय वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे बात करेंगे असवर्ण या विजातीय स्वर्ण। ठीक है, विजातीय क्या है, विजातीय स्वर वर्ण क्या है या असवर्ण वर्ण क्या है कि जिन स्वरों या स्थानों और प्रयत्नों एक से नहीं होते। ठीक है, क्या है कि जिन स्वरों, स्थान और प्रयत्न प्रयत्न एक से नहीं होते हैं वे क्या है, वे विजातीय या असवर्ण कहलाते हैं। ठीक है, विजातीय या असवर्ण दोनों में से कोई एक मानेंगे, विजातीय कहलाते हैं। ठीक है, जिन स्वर, स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते हैं वे विजातीय कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल को चलेंगे तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा अ ई। जैसे देख लीजिए उसमें था अ और आ, ये दोनों एक ही साथ आ रहा था, इसलिए ये था सवर्ण वर्ण इसमें, लेकिन ये दोनों नहीं आएगा, एक साथ नहीं ना है, इसमें अ के बाद आ नहीं आता है, तो आ के बाद यहाँ पे ई दी हुई है, तो ई दिया हुआ है, इसी का मतलब है कि ये दोनों समान उत्पन्न नहीं होता है या प्रयत्न नहीं आता है। तो अ ई, अ उ, ई उ आदि, इसी प्रकार से जितना आएगा वो सारा जो है असवर्ण वर्ण हो जाएगा या विजातीय वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, चलिए अगला टॉपिक हमारा ये रहा, स्वर वर्ण के उच्चारण। यहाँ देखिए स्वर के उच्चारण का स्थान। ठीक है, स्वर के उच्चारण के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो स्वर के उच्चारण, स्वरों के उच्चारण कई प्रकार से होते हैं। क्या है कि स्वरों के उच्चारण कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा निर्नुनासिक उच्चारण,
दूसरा हो जाएगा अनुनासिक, क्या हो जाएगा, अनुनासिक उच्चारण। तीसरा हो जाएगा सानुस्वार, ठीक है, सानुस्वार, ठीक है, तीसरा हो जाएगा सानुस्वार। अब चौथा हो जाएगा विसर्ग युक्त, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, विसर्ग युक्त, ठीक है। तो चलिए हम पहले नंबर की बात करते हैं, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक क्या है, मुंह से यानी कि आपके फेस यानी मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को, मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, ठीक है। मुंह से बोले जाने वाले सस्वर, सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे अभी, आधार, इच्छा, ये जो है आपके मुंह से बोले जाते हैं आदि, इस प्रकार से जो है इसको जो है निर्नुनासिक बोलते हैं, ठीक। अब हम इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, ऐसे स्वर, ठीक है, कैसा स्वर, ऐसा स्वरों का उच्चारण, ऐसा स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह, नाक और मुंह से होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे आव, आव बोलो कि देखिए, तो आव बोल के देखिए, आपका क्या होगा, नाक का भी इसमें प्रभाव पड़ेगा और मुंह का भी, नाक की सहायता मिलेगी और मुंह से भी सहायता मिलेगी, तो इसी को कहते हैं अनुनासिक। आव, आंचल, ठीक है, उंगली, इसी प्रकार से जो है आता है, उसी को अनुनासिक कहते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर हमारा क्या है, देखिए तीसरा नंबर है सानुस्वार, ठीक है, क्या है, सानुस्वार। जिन स्वरों का उच्चारण, ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ होती है और उनकी ध्वनि नाक से निकलती है, वैसे में उसको क्या कहते हैं, सानुस्वार कहते हैं। यानी कि एक बार और देख लीजिए, जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ होती है और उनकी ध्वनि नाक से निकलती है, उसे क्या कहते हैं, सानुस्वार कहते हैं। जैसे अंग, इसका अंग दीर्घ रूप से है, क्या बोलते हैं, अंग दीर्घ रूप से है कि नहीं, तो इसी को कहते हैं क्या, सानुस्वार। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, मंगल, जैसे ऊपर अनुस्वार है ना, सानुस्वार, ऊपर ये सानुस्वार है, जैसे दीर्घ रूप से आता है, तो इसका जो है उच्चारण ध्वनि नाक से भी होता है और उच्चारण में दीर्घ रूप भी आता है, मंगल। उसी प्रकार से अंगूर, इसका भी दीर्घ रूप होता है। इसी प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वे सारे जो है सानुस्वार कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर की। चौथे नंबर में क्या कहता है कि विसर्ग युक्त, क्या है, विसर्ग युक्त। विसर्ग क्या है, विसर्ग भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद, विसर्ग भी स्वर्ग माने कि विसर्ग भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद आता है, यानी विसर्ग भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, इसका उच्चारण ह की तरह, यह, हाँ, इस तरह का होता है, उसे विसर्ग युक्त कहते हैं। जैसे प्रायः, अतः या अंतःकरण, दुख, इस प्रकार से जो है विसर्ग युक्त होता है, ठीक है। ये जो है विसर्ग युक्त कहलाता है, इसका उच्चारण ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा मात्रा, ठीक है। मात्रा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये अगला टॉपिक है मात्रा, ठीक। मात्रा में क्या है, मात्रा देखिए, स्वर के, ठीक है, क्या है, स्वर के खंडित रूप चिन्ह, स्वर के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं, ठीक है। स्वर के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। जैसे मात्रा क्या, ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी मात्रा, ये हो गया आकार की मात्रा। और ये क्या है, ये दूसरा नंबर, ये जो है दीर्घी यानी कि हर्षिकार की मात्रा है, ठीक है। ये है दीर्घिकार, इसको कहते हैं दीर्घिकार की मात्रा। ये तीनों मात्रा है लेकिन तीनों का अलग अलग नाम है। इसका है आकार, इसका है हर्षिकार, इसका है दीर्घिकार मात्रा। इसी प्रकार से बहुत सारी मात्राएं होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुस्वार की, कि अनुस्वार क्या होता है। चलिए हम अनुस्वार की बात करते हैं कि अनुस्वार होता क्या है। अनुस्वार देखिए कि अनुस्वार स्वर और व्यंजन के बाद लिखा जाता है। अनुस्वार क्या होता है कि स्वर और व्यंजन के बाद लिखा जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे स्वर भी आपने पढ़ा और व्यंजन भी आपने पढ़ा, तो इनको जो है इसमें जानते हैं। जैसे अंगूर, अंगद, कंकन। आप इसमें जानिए कि जो है इसमें अनुस्वार कहाँ है। तो यहाँ देख सकते ऊपर जो अनुस्वार है इसी को तो अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार।
ठीक है, लेकिन इसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे? जैसे कंकन का निकालते हैं, तो कंकन का क जोड़ अ प्लस ऊपर में अनुस्वार है। ये क केवल क जो है ऐसे ही तो नहीं लिखाएगा, क के साथ कुछ तो कुछ है आकार। तो क को हम कैसे लिखते हैं? क का संधि विच्छेद इस प्रकार से करते हैं क। ये संपूर्ण क हो गया, ठीक है। ये केवल क हुआ, ठीक है। ये दोनों मिलकर क हुआ, और ऊपर उसी के बाद ये अनुस्वार आता है। ये अनुस्वार ऊपर इसी के बाद आता है, ठीक है। जैसे ये क हुआ तो इसी का ये पूरा रूप हुआ, और इसी को ये संक्षिप्त रूप हुआ, ठीक है। तो इसी को क। अब यहीं पे ये दोनों के बाद यही तो हुआ, ये तो इक्वल टू ये हुआ बराबर, ठीक है। इक्वल टू इन दोनों के बराबर ये हुआ, अब उसी के साथ अनुस्वार, तो यहाँ पे अनुस्वार हो गया क, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से अगला टॉपिक बात करेंगे विसर्ग, ठीक है। कि विसर्ग क्या है? विसर्ग देखो, विसर्ग स्वर और व्यंजन के बाद, ठीक है। क्या है? विसर्ग जो है स्वर और व्यंजन के बाद लिखा जाता है, ठीक है। विसर्ग क्या है? कि विसर्ग स्वर और व्यंजन के बाद लिखा जाता है, उसे ही कहते हैं विसर्ग। जैसे अतः, ठीक है। इसमें जो ये स्वर व्यंजन हो गया दोनों, और यहाँ पे इसी को कहते हैं विसर्ग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 12 खड़ी क्या होता है, ठीक है। क्या होगा? 12 खड़ी। 12 खड़ी होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में बात कीजिए, चलिए। 12 खड़ी, ठीक है। 12 खड़ी क्या है? व्यंजन के, ध्यान से देखिएगा कि व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, जैसे री, री, री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे कि व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री, री, री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? कि व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री, री, री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे जैसे हम बात करेंगे, आपने कौका की पढ़े हुईएगा, हम जैसे मान के चलते हैं जैसे कि आप कितना फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, तभी तो इतना जीरो से पढ़ा रहे हैं ना। फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, तो आपको काका की के बारे में जानना है, तो जानिए काका की क्या होता है। को, का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कह। अब देखिए इसमें कितना अक्षर है, इसको जोड़ते हैं, चलिए। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद 11 और 12, है ना। 12 अक्षर, तो इसी को कहते हैं, जिसमें 12 अक्षर होगा उसी को कहते हैं 12 खड़ी, ठीक है। जिसमें 12 अक्षर जो होता है उसी को न कहते हैं 12, मतलब 12 खड़ी। तो इसमें क्या है, कौन कौन सा मिला हुआ है? तो इसमें देखिए व्यंजन के साथ साथ जो है स्वर की मात्राएं भी मिली हुई है, और स्वर, अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखने को 12। इसमें अनुस्वार और स्वर्ग, इसमें चारों चीज मिला हुआ है। जैसे पहले देख लीजिए, पहला तो आप व्यंजन मिला हुआ है, उसके साथ स्वर भी मिला हुआ है, ठीक है। उसके साथ कुछ कुछ जो है मात्राएं भी मिली हुई है। चाहे यहाँ देख लीजिए, ये एक केवल क्या हो गया? स्वर्ग, ये जो है केवल स्वर वर्ण हो गया, और यहाँ का, ठीक है। तो ये व्यंजन भी हो गया। अब इसमें मात्राएं ये हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका जो है क्या, ये हो गया आपका स्वर, ठीक है। इसी में आपको ये क्या हो गया, ये जो मात्राएं हैं ये मात्राएं हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से इसी में जो है आपको देखने को मिलेगा अंग, यानी कि अनुस्वार भी हो गया, और इसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए विसर्ग भी हो गया। ये अनुस्वार आया तो ये क्या हो गया? अनुस्वार, और विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग की बात चल रही है तो यहाँ पे देखिए विसर्ग भी आ गया। अब स्वर्ग की बात है, स्वरों की, तो ये स्वर क, केवल और केवल क तो जो है ये तो स्वर ही है ना, ये तो केवल स्वर ही है। और अगर व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे का देख लीजिए व्यंजन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ये हमारा 12 खड़ी हो गया। एक बार और इसका एक देख लीजिए, क्या है डिफिनेशन। देखिए डिफिनेशन क्या है, कि व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री, री, री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे को,
का, की, कु, के, को, कंग, क। इसी प्रकार से ख, ख, की भी, ये सारे जो है क्या है, 12 खड़ी है। ठीक है, 12 खड़ी है। ठीक है। अब अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जैसे आप जो है क्या कीजिएगा, एजुकेशन विथ जयसिप चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन यानी कि जो घंटी का निशान है उसको भी दबाइएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जो है लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर इसका जो है आप नोट्स पाना चाहते हैं, इसका जो अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप पर जाएं, आप अपने व्हाट्सएप पर जाएं और एजुकेशन विथ जयशिव चैनल सर्च करें। और नहीं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसी वीडियो के जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्या है, व्हाट्सएप पे आप लोग जो है क्लिक जब भी ये कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक इस पे टिपिएगा तो सीधा आपको जो है व्हाट्सएप में ले जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे। थैंक यू।